अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज इस सिलसिले में हम एक्सरसाइज 9.12 देखेंगे, जो कि आखिरी एक्सरसाइज है एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस के हवाले से। ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक एक्सरसाइज थी, जो फर्स्ट लेवल एक्सरसाइज थी, उसको कंप्लीट करती है। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं, जो कि पूरे कोर्स को कवर करती है, एक ही किताब। तो ऑटोमेटिकली हम एक किताब पूरी कवर कर लेंगे तो खुद पूरा कोर्स भी कवर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नया नहीं है किताब के इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम वो सब कुछ कर चुके हैं। वो सारी जो कुछ नया होना था वो सारी डिटेल में हम देख चुके हैं चीज़ें। तो थोड़ा सा मैं जल्दी इसको ग्लॉस ओवर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द एंगल्स और लेंथ ऑफ साइड्स। तो अगर लेंथ 2 दी हुई है, तीसरी मालूम करनी है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मालूम होगी। ए बी भी ऐसे ही मालूम होगी। जहाँ साइड्स दी हुई एंगल मालूम करना है तो वहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे। चूँकि यहाँ सारी साइड्स ही दी हुई हैं तो साइन कॉस टेंजेंट कोई भी मालूम कर, किसी के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि बेस और परपेंडिकुलर ही है तो आपको पता है कि यहाँ पे आप टेंजेंट टेन यूज़ करेंगे। उसके अलावा फिर एच स्क्वायर और बी स्क्वायर की मदद से सी बी स्क्वायर और पी स्क्वायर की मदद से एच स्क्वायर मालूम कर लेंगे आप, तो हाइपोटेनियस मालूम हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 को तो एक सवाल ही मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। द डायग्राम शोज अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ हाउस। बहुत बहुत ही कॉमन सवाल है। द सेफ एंगल बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ स्लाइडिंग इज 75। लेडर एंड द ग्राउंड इज 75 डिग्री। लेडर एंड द ग्राउंड इज 75. The ladder is 3 meter long. This is 3. How high the wall, how high up the wall will it reach when it is leaning at the safe angle? तो ये मालूम करना है। दिस इज परपेंडिकुलर। मालूम कर लीजिए, इसके लिए आपको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। वही आप जो है वो इजीली पता कर सकते हैं। एंगल पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो साइन थीटा से मालूम हो सकता है। सलीम पर हट। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। बहुत आसान है। ये आइसोसेलेस है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये इस एंगल को और इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो ये 2.5 है और ये 2.5 है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही ऐसा हो सकता है कि जो ऊपर से हाइट गिर रही है वो एग्जैक्टली दो टुकड़ों में तोड़ रही है उसको। तो जब ये बेस पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया, परपेंडिकुलर मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है आप लोगों के लिए। और एंगल भी आपको पता ही है वैसे, क्योंकि जो अच्छा एंगल इसमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको बेस और हाइपोटेन्यूज पता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, फिर आगे चलें। टू शिप्स आर कैरिंग divers who are going to investigate an ancient wreck. The ship Explorer is on a bearing of 30 degree from the wreck. ओके, शिप एक्सप्लोरर कौन है? ई है, और wreck जो है वो इससे 30 डिग्री पे है। द शिप एक्सप्लोरर इज ऑन अ बेयरिंग ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द रैक। तो ये रहा वो 30 डिग्री की बात कर रहे हैं। एंड द शिप डिस्कवरी इज ऑन द बेयरिंग ऑफ 300 फ्रॉम द रैक। और जो डिस्कवरी शिप है वो यहाँ से 300 बेयरिंग पे। ओके, बात समझ में आती है। द बेयरिंग ऑफ एक्सप्लोरर फ्रॉम डिस्कवरी इज 70 डिग्री। ये भी समझ में आ गई, ये रहा वो 70 डिग्री। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज 10 किलोमीटर्स। तो जो डिस्टेंस है एक्सप्लोरर और डिस्कवरी का वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, दो शिप्स ऊपर हैं और एक शिप जो है वो नीचे रैक हुआ हुआ है, तबाह हुआ हुआ पड़ा है। कॉपी द डायग्राम एंड शो दैट DWE इज 90 डिग्री। DWE कहाँ गया ये? तो दिस इज 90। अब ये मालूम करने में क्या मसला है? क्योंकि जब ये 300 है, when W is 300 while the whole circle is 360, so the remaining angle is, इसको आप कहते हैं DWN।
DWN जो है वो है 60, क्योंकि बाकी 300 है। और NWE कह लें इसको, ये वाला NWE इज इक्वल्स टू 30। So automatically DWE is equals to this plus this, which is equals to 90. Find the values of the letters marked on the diagram. जो letters mark किए हैं उनकी वैल्यू मालूम कर लें। ओके, ये 90 मालूम हो गया। अच्छा, ये Z है, तो Z की वजह से कुछ हमें हेल्प मिलेगी, लेट्स सी। और कुछ हमें ट्रिग्नोमेट्री से में भी हेल्प मिले, लेट मी सी। देखें, सबसे पहले तो ये लाइन एक्सटेंड करूँ अगर मैं, इफ यू एक्सटेंड दिस लाइन, सो एंड दीज लाइंस, तो दो पैरेलल लाइंस को ये एक स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक है, तो ये भी 70 हो गया। अगर ये 70 हो गया तो ऑटोमेटिकली ये 110 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू 110। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ए मालूम हो गया। अच्छा, अब ए मालूम हो गया तो बी भी मालूम हो सकता है। वो कैसे मालूम होगा, लेट्स सी। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, तो जब ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, बी 30 हो गया। अब ए और बी मालूम हो गया, ये बैक पूरी 180 है ही, तो इस 180 पे 110 मालूम हो गया, वन और 30 मालूम हो गया, तो ये 140 हो गया। रिमेनिंग क्या होगा, C40 होगा। तो ये भी आप बता सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कुछ रह गया इसमें, डी रह गया। अच्छा, ये 40 है, ये 90 है, तो जो रिमेनिंग है ट्राइंगल के एंगल का सम 50 हो गया। तो ये पुरानी एक्सरसाइज बहुत इजीली हमने कर लिया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम द रैक। डिस्कवरी से रैक का डिस्टेंस मालूम करना है। तो भाई ये एंगल जब आपको पता चल गया 50, तो ये बेस मालूम करना आपके लिए क्या मुश्किल है, अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता है। ठीक है, तो कॉस से मालूम हो जाएगा, कुर्सी भीगी है, ये मालूम कर लीजिएगा आप इजीली। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एक्सप्लोरर फ्रॉम द रैक। अब रैक से एक्सप्लोरर का डिस्टेंस ये मालूम करना है, विच इज़ इन दिस केस के अगर इसको आप 50 डिग्री वाले को ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन से निकल आएगा। ठीक है, और अगर आप यूं देखेंगे और इसको मेजर कर रहे हैं 40 डिग्री, तो ये बेस कहलाएगा, तो फिर कॉस से निकाल लीजिएगा। तो दोनों सूरतों में ये बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज द ग्रेडियंट ऑफ अ हिल इज 1/5। 1/5 का मतलब ये होता है कि ये राइज 1 हो रहा है, तो ये रन जो है ये 5 है। एक ये बढ़ता है तो 5 ही बढ़ता है। ठीक है, ए एंगल, कैलकुलेट द एंगल ए इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या मसला है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, टेंजेंट से आप मालूम कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्वेश्चन 5 इज वेरी इजी। एक दफ़ा हमने अच्छे से वो कर ली ना एक्सरसाइज, तो हमें अभी तक तो सारे सवाल आसान ही लग रहे हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम शोज अ सॉलिड ट्रायंगुलर प्रिज्म, द डायमेंशंस आर इन मीटर्स, 3, 7, 10। ओके, और ये इन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। वॉल्यूम मालूम करना है प्रिज्म का, और कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, और आंसर जो है वो m³ में देना है। ओके, लेट्स सी। देखें, जो वॉल्यूम तो ज़बानी मालूम हो रहा है, क्योंकि ये 3 है, 7 है, तो हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ट्राइंगल का एरिया। तो 7 या 21 इसका हाफ होगा, तो इसका एरिया जो निकला है वो 10.5 निकला है। वॉल्यूम निकालने के लिए इसको प्रिज्म की हाइट से या डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10.5 10 105 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। और सरफेस एरिया
तो इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। ये तो बहुत आसान है क्योंकि सारी डायमेंशंस तो पता ही हैं इसमें। फिर ना क्या चीज़ नहीं पता हमें, सरफेस एरिया हम ना निकाल सके। इसका एरिया इसलिए निकाल सकते हैं 3 और 10 को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, 1 आ गया। ठीक है, इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे ऐसे ही हमने निकाला कि 7 × 3 डिवाइड बाई 2, और ये 2 दफ़ा ले लेंगे 7 × 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एक इधर है, ये 2 सरफेसेस हो गई। अब जो रह गई वो एक ये सरफेस रह गई, एक नीचे की रह गई। ठीक है, तो ये सरफेस की ये रेक्टेंगल है, 7 है, 10 है, 10 है, 7 है, तो इसमें क्या मुश्किल है, तो उसमें ऐड कर लेते हैं 70, और नीचे वाली साइड भी ऐसे ही है 70। नहीं, नीचे वाली साइड 70 नहीं, बस यही ट्रिक है इसमें। नीचे वाली साइड जो है वो ये तो 7 है और ये 10 है, ओके समझ में आता है, ये तो 10 ही रहेगा, लेकिन ये 7 नहीं है बिकॉज इट इज़ अ हाइपोटेनियस। तो ये 7 है, ये 3 है, तो h² इज इक्वल्स टू 3² प्लस 7²। तो 3 3 9, 7 7 49, विच इज इक्वल्स टू 58। तो √58 का आंसर निकालिए, ये निकलेगा इसका, इसकी ये वाली साइड, विच इज़ अराउंड 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये साइड की लेंथ अब अलग आ गई, तो ये जो निकलेगा वो 7 × 10 से नहीं निकलेगा, बल्कि 7 पॉइंट समथिंग × 10 से निकलेगा। ठीक है, प्रॉब्ली 7.5 और समथिंग। तो बस फिर उसको ऐड कर लीजिएगा तो आंसर सही आ जाएगा। यही ट्रिक थी इसमें। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन बी है इसमें, डायग्राम शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रैम्प। ओके, रैम्प ए एंड अ ट्रायंगुलर प्रिज्म बी, रैम्प ए एंड अ ट्रायंगुलर प्रिज्म बी। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। द ट्रायंगुलर प्रिज्म बी कैन बी मूव अप एंड डाउन द रैम्प। ये एक सॉलिड प्रिज्म है, ये समझ लें एक सड़क है, इसके ऊपर ही ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, जैसे यहाँ पे ऊपर ले गए इसको। द रैम्प इज इंक्लाइन 25 डिग्रीज। ओके, ये भी आसान है, बात समझ में आ रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया। व्हेन द प्रिज्म हैज मूव्ड 2 मीटर अप द रैम्प इट हैज रिजन h मीटर्स वर्टिकली। ये ये यहाँ तक आ गया, तो दिस इज 2, दिस इज 25, h मालूम करना है तो ये तो आप आराम से कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस एंड यू नो द एंगल, तो साइन थीटा से मालूम हो जाएगा। ठीक है, 1 हो गया। पार्ट 2, एज इट मूव्स द अपर मोस्ट फेस ऑफ द प्रिज्म रिमेन्स, प्रिज्म बी रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। सही बात है, अपर मोस्ट तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। The length of the horizontal edge of the face is 0.6 meter, ठीक है। The length of the vertical edge of the prism is y meters. Calculate y. ओके, सभी की मुश्किल नहीं है कि y कितना होगा। तो ये ट्रायंगल देख लीजिए आप, इसका हमें परपेंडिकुलर पता है और इसका हमें और क्या पता है, इसका हमें बेस मालूम करना है। सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे मालूम करेंगे। तो देखें ये ये एक दो पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है। इन दो पैरेलल लाइंस को ये लाइन कनेक्ट कर रही है, तो ये बन रहा है एक जी, विच इज़ क्रिएटिंग ऑल्टरनेट एंगल। जब ये 25 है तो ये भी 25 हो गया। बस अब एंगल पता चल गया, एंगल 25 एंगल के साथ वाली लाइन 0.6 है, तो ये बेस हो जाएगी। ये वाली लाइन हमें नहीं मालूम, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो टेंजेंट से निकल जाएगा टाट पर बैठ। टेंजेंट 25 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं निकाल ली दिया। और वैल्यू टेंजेंट 25 की ये है, बेस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, विच इज़ वाई। ठीक है, इसमें यूनिट्स लिखना बड़े ज़रूरी होते हैं। अगर दिए हुए हो तो मीटर लिखना है, यहाँ पे मार्क्स होते हैं भाई यूनिट्स लिखने के।
ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बेयरिंग का सवाल है कहाँ? द बेयरिंग ऑफ अ लाइट हाउस एल फ्रॉम अ पोर्ट पी इज 145, दी हुई है। फाइंड द बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम एल। यार ये सवाल तो हमने किया हुआ है ना, ये सवाल तो हमारा कई दफ़ा हुआ है कि पी से एल की बेयरिंग हमें पता है, एल से पी की निकालनी है। तो जो भी आपको पता है कि जो भी बेयरिंग होती है वो इस तरह निकलती है ना, तो जी की वजह से ये तो सेम हो जाता है और उसमें ये 180 ऐड हो जाता है। कुछ याद आई बात? तो जो डायग्राम है उसमें आप ये देख सकते हैं कि दिस इज बिग एंगल, ठीक है, ये बड़ा एंगल है पूरा। तो इसमें ये एंगल और ये एंगल ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है ना, तो 145 180 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A hot air balloon M is 900 meters vertically above the point N on the ground. ओके, हॉट एयर बलून M है, पॉइंट N से ऊपर 900 मीटर ऊपर है। एक बॉय खड़ा है पॉइंट O पे 1200 मीटर दूर, ये भी ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ओ एम। हाइपोटेनियस मालूम करना है। मुश्किल है क्या? जब बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो हाइपोटेनियस मालूम करना मुश्किल नहीं है। कैलकुलेट द एंगल एम ओ एन। एम ओ एन, ये एंगल मालूम करना है। देखेंगे गलती मत कीजिएगा कि पता चला ये मालूम कर दिया, बीच वाला जो होता है वो एंगल होता है। तो एम ओ एन इज, कुछ किसी से भी निकाल लें आप। अम, जब आपके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों है तो 10 से निकाल लें। तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू टाट पर बैठ, तो थीटा यानी एंगल इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर सही डालिएगा 900 और इसको 1200, उसका 10 इनवर्स से लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो बड़े फटाफट हो रहे हैं भाई सब। लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। राइट एज थ्री फिगर्स बेयरिंग द डायरेक्शन वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो यार ये तो वेस्ट का मतलब क्या है? कहाँ लिखा? अच्छा, एक अंदर। ये खुला हुआ, ठीक है। तो दिस इज वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ ईस्ट। तो ज़ाहिर है नॉर्थ ईस्ट 45 है, वेस्ट पूरा घूम के जाएगा तो 270 है। रटा हुआ ही हमने पिछली एक्सरसाइज में अच्छी तरह से देखा था इसको, बेरिंग वाली एक्सरसाइज में काफ़ी तफसील से देखा था। क्वेश्चन 10 में पूछ रहे हैं एक क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टनल, ठीक है। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, डी सी एक सेमी सर्कल है, डी ई सी ओ एक मिड पॉइंट है ए बी का। ओके, ये तो आसानी हो गई हमें। ओ डी और ओ सी 6 हैं, ओ डी एंड ओ सी 6 मीटर है, और एंगल डी ओ सी इज 56। वेरी गुड। तो ये एक हो गया आपके पास कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे ही जस्ट बाय द वे, तो कितना होंगे इसके साइड के एंगल्स? तो 180 में से आप माइनस कर दें 56, तो बच गया 124। 124 को डिवाइड बाई 2 कर दें तो इनमें से हर एक 62 होगा। आइसोसेलेस है। अच्छा खैर, लो भैया, पहला सवाल ये, शो द एंगल सी ओ बी इज 62। तो भाई वो इस तरह से है ना कि ये दो पैरेलल लाइंस को ये क्रॉस कर रही है। जब ये 62 है तो ये 62 है। वर्किंग दिखा दीजिएगा। यहाँ से शुरू करेंगे। एज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, द रिमेनिंग ऑफ द angle from the 180 is equally divided into both the angles. So one angle is 62, and if this angle is 62, its alternate angle COB is also 62. Done.
लेंथ ऑफ ओ बी ये मालूम करनी है। ओके, जब ये 62 मालूम हो गया तो हाइपोटेनियस मालूम है, बेस मालूम करना है, तो कॉस से मालूम हो जाएगा, कुर्सी भीगी है। सिमिलरली विड्थ ऑफ द टनल ए बी, पूरी विड्थ मालूम करनी है। तो इसमें क्या मसला है, जब ये मालूम हो गई और ये दोनों बराबर से ही डिवाइड हुए हैं तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, तो वो दो साइड्स मालूम हो जाएंगी, मतलब पूरी टनल की विड्थ मालूम हो जाएगी। कैलकुलेट लेंथ ऑफ बी सी, बी सी इज परपेंडिकुलर। जब आपको बेस मालूम हो गया, हाइपोटेनियस मालूम हो गया, तो परपेंडिकुलर निकालना कैसे मुश्किल है। तो परपेंडिकुलर मालूम करने के लिए बेस को ले जाइएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और उसका अंडर रूट ले लीजिएगा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो आपको इसकी बेस मालूम हो गई, आपको इसके परपेंडिकुलर मालूम हो गई, यानी इसकी पूरी डायमेंशन मालूम हो गई, इन आपस में मल्टीप्लाई कर दें, एरिया मालूम हो जाएगा। सेमी सर्कल डी सी ई, डी ई सी, देखिए जी ये इसका रेडियस है। तो जब आपको ये मालूम हो गया तो ये और ये तो बराबर है, तो ओ बी ही इसका रेडियस है। रेडियस मालूम हो गया जब आपको, तो एरिया ऑफ द सर्कल मालूम करना क्या मुश्किल है, पाई आर स्क्वायर से, और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो सेमी सर्कल का मालूम हो जाएगा। आखिर ने पूछ रहे पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया मालूम करें, तो भाई जब आपको इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम है, इस सर्कल का एरिया मालूम है, तो उनको ऐड कर दीजिए, पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया मालूम हो जाएगा। सी में कह रहे हैं, अच्छा फिर सी भी है, दोबारा इसको मिटाना पड़ेगा। सी में कह रहे हैं कि, तो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द टनल, सो इजी, बिकॉज जब आपको पूरा सरफेस एरिया मालूम हो गया इस क्रॉस सेक्शन का, तो उसको वॉल्यूम उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, 500 से मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम मालूम हो जाएगा मीटर्स में, मीटर क्यूब में। और कार ट्रेवल थ्रू अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड्स डज इट टेक टू गो थ्रू द टनल। अच्छा जी, 500 मीटर लॉन्ग टनल है और कार चलती है 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले ये यूनिट कन्वर्जन का सवाल है भाई। 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर 1 आवर, ठीक है। तो 1 आवर का मतलब क्या होगा, 60 किलोमीटर यानी 6000 मीटर, 60,000 मीटर। और 1 आवर का मतलब क्या होगा, 60 मिनट, और अगर सेकंड में करें तो 60 × 60 सेकेंड। तो मीटर पर सेकंड निकाल लिया हमने किलोमीटर पर आवर से। बात समझ में आ रही है। क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया हुआ है, या तो हम इसको किलोमीटर में कर लेते 0.5 किलोमीटर, लेकिन आंसर हमें मांगा है इन्होंने हाउ मनी सेकेंड्स, तो इसलिए हमने इसको मीटर पर सेकंड करना ज़्यादा आसान समझा। तो दिस इज 60,000 एंड दिस इज 3600। तो ज़ीरो से ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, 600 और 36 को देख लेते हैं कैसे डिवाइड होता है। 60, दिस इज समथिंग 16.66 आ रहा है, मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो 500 मीटर्स कितनी देर में करेगी, तो 500 को 16.66 से डिवाइड करेंगे, तो इट सीम्स कि ये 30 सेकेंड्स में कर लेगी। लेट मी चेक। जी सही आंसर, 30 सेकेंड्स में। 500 को 16.66 से डिवाइड कर दिया, 500 मीटर हैं, पर सेकंड इतने मीटर कवर होते हैं, तो टोटल कितने सेकंड लगेंगे पता चल जाएगा। 30.01 आंसर है। ठीक है जी, तो यूं क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव ऑन, फटाफट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन 11 में हमसे पूछ रहे हैं कि द डायग्राम अबव शोज अ क्यूबॉइड एंड इट्स नेट। नेट याद है ना, इसको पूरा शेप को खोल लेने को कहते हैं। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, कैसे मालूम करेंगे, जब हमें ये पता है कि ये 4 है, ये पता है कि ये 6 है, और ये पता है कि ये 8 है, तो सरफेस एरिया कैसे मालूम होगा, इसका मालूम कर लें, इसका मालूम कर लें, इसका मालूम कर लें, तो 3 साइड से मालूम करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, ये तो आसान है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वो भी आसान है, लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी हो गया।
An ant walks directly from A to C on the surface of the cuboid. A to C. Okay. Draw a straight line on the net to show the route. A to C ये कह रहे हैं. अच्छा, फिर ये खुला है ना, ये यूं गया है. सी वाला सेक्शन यूं गया है, ए वाला सेक्शन यूं है. ओके. कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आंट्स जर्नी एंड कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल सी ए बी ऑन द नेट. इस वजह से सवाल यहाँ पे है. अच्छा अच्छा, सी ए बी ये और ये मालूम करना है आप. ओके, लेट्स कैलकुलेट. तो अब ये हमें पता है कि 4 है 6, तो टोटल ये 10 हो गया, टोटल 8 हो गया. हाइपोटेन्यूज मालूम करना है तो 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट ले लें. तो ये हो गया 100 और 64, 164 का रूट ले लें तो 11 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12.8 इसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा. ठीक है, 12.8. और साइज ऑफ द एंगल मालूम करना है तो अब सभी पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस ही पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मालूम कर लीजिएगा, ये आसान हो गया. ठीक है जी. तो यूं हमने इसके हाफ क्वेश्चंस कर लिए हैं. आगे शायद 4 ही क्वेश्चन है, तो अलग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो में 4 क्वेश्चंस कवर कर लेता हूँ. कैलकुलेटर यूज़ नहीं करें. साइन थीटा इन्होंने दिया हुआ है कुछ वैल्यूज़. ABCD is a rectangle with BC is equals to 10. Using the information from the table as it is necessary, calculate BD. BD. अगर ये जो भी एंगल इन्होंने दिया है, एंगल का नंबर नहीं बताया, उसकी कैलकुलेशन बता दी कि उसका जो आंसर है वो ये है. तो ओके, हमें BD मालूम करना है, नहीं हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो साइन से मालूम करेंगे. परेहट, सलीम परेहट. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज उधर जाएगा, साइन थीटा इधर आ जाएगा. सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू P डिवाइड बाय साइन थीटा. हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू P इज 10 और डिवाइड बाय साइन थीटा इज 5/13. यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 10 इंटू 13/5. 5 1 5, 5 2 10, 13 2 26 होना चाहिए जी, 26 सेंटीमीटर. ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, बस ऑफ कर लें. ए इज़ ड्यू नॉर्थ ऑफ ओ. ओके, तो ए और ओ में तो बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है. अ शिप सेल्ड फ्रॉम ओ टू बी. ओ से बी पे गया. वेयर ए ओ बी इज 12 दिया हुआ है. राइट डाउन द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ. ओके, निकालना क्या है, ये निकालनी है. ठीक है, ओ से बी पे जाते हुए क्या बेरिंग बनती है. तो आपको पता है बेरिंग हमेशा क्लॉकवाइज निकलती है, तो ये एंगल हमारे किस काम आएगा, इस काम आएगा कि टोटल बेरिंग तो 360 है साइकिल की, अगर साइकिल देखा जाए तो इसमें से 12 माइनस कर दीजिए तो 348 बचेगा. सो दिस इज 360 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 348. बच्चों वाला सवाल है. At B, B पे पहुंचकर ship is turned and sailed to C, where the angle OBC is 50 degree. Calculate the bearing of C from B. B से अब पहले तो B पे स्ट्रेट लाइन लगेगी, ये ध्यान में रखिएगा. अब थोड़ा सा मैं साफ कर लूँ इसको ताकि आपको ये क्लियर हो जाए. ये 348 था, ये याद रखिए, लेकिन ये साफ कर. ओहो, इसी पे काम कर रहे थे. अच्छा, चलें फिर. ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसको ऐसे साफ करना पड़ेगा मुझे. अब ठीक है, तो ये 348 है, ये हमें याद है. ठीक है, ये वाला एंगल बेरिंग वाला. ये देखना है जनाब कि जब बेरिंग निकालते हैं तो उसके लिए तो हम एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं ना. तो अब ये स्ट्रेट लाइन लग गई, ये भी स्ट्रेट लाइन हो गई. इन दोनों का एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये भी 12 होगा. एक तो ये पता चल गया हमें. अब हमसे पूछ रहे हैं कि बेरिंग आप हमें बताइए कि इस पॉइंट की बेरिंग कितनी है. तो एक्चुअली इस पॉइंट की बेरिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक है,
तो इसमें हमें यहाँ से, मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक तो पता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री है। ये रिमेनिंग ऐड करना होगा, तो ये कितना है, 50 में से 12 माइनस कर दीजिए, 38 बचता है, ये 180 बचता है। तो 180 और 30 210, तो 218 बनता है टोटल। तो दिस इज इक्वल्स टू 218। ठीक है, इसको वर्ड कर दीजिएगा, प्रॉपर्ली लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन exam question, which is the bearing of a lighthouse from a ship is 220। एक लाइट हाउस से शिप की बेयरिंग, शिप कहाँ है भाई, शिप एस है, ओके ये रहा शिप, 220 द पोजिशन, ठीक है, विच ऑफ द 4 पॉइंट्स ABCD इज पॉसिबल पोजिशन ऑफ द लाइट हाउस। 220, देखिए ये बन रही है बेयरिंग 40 समथिंग, ये बन रही है बेयरिंग, दिस इज 180, तो 180 से कम बन रही है, और ये बन रही है 270 से ज़्यादा। तो दिस इज दी ओनली बेयरिंग सी वेयर द लाइट हाउस कुड बी, अगर 220 बेयरिंग है तो। ठीक है, तो एक आंसर तो सी हो गया। राइट डाउन द बेयरिंग ऑफ एस फ्रॉम द लाइट हाउस। लाइट हाउस अगर ये है तो फिर इसकी बेयरिंग एस से कितनी होगी, थोड़ा साफ निकाल लें, ये बेयरिंग पूछ रहे हैं। अभी यहाँ से तो बेयरिंग हमने निकाल ली, दिस इज 220, ये नहीं निकाली, यानी ये मालूम करनी है हमें। ओके, ये मालूम करना आपको पता है कैसे मालूम करते हैं। आपको याद है कि एक जगह की बेयरिंग दूसरी जगह की बेयरिंग से 180 डिग्री ऐड या 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट करके निकलती है। दिस इज़ 180 डिग्री, तो जो बैलेंस होगा वही होगा यहाँ का भी। तो 220 में से 180 माइनस कर दीजिए, आपके पास जवाब आ जाएगा विच इज़ 40। तो दिस इज़ 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहे हैं, अच्छा मैं इसी पे लिखे जा रहा हूँ। 15 में पूछ रहा है, मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल ट्री। ये बनानी है मेरे ख्याल से। तो एक आदमी है जो 50 मीटर दूर खड़ा है एक दरख्त के, दरख्त भी वर्टिकल है, ये 50 है, आदमी भी सीधा है, 1.8 मीटर है, थोड़ा साफ बना दूँ, 1.8 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम हिज आई इज 30 डिग्री। अब आंखों को हम मान लेते हैं कि सर के टॉप पे लगी हुई हैं, दिस इज 30 डिग्री। Use as much information below as is necessary to calculate an estimated of the height of the tree. Estimation of the height of the tree. Give your answer to a reasonable degree of accuracy. Okay. Sin 30 is 0.5. हमें हाइट ऑफ द ट्री मालूम करनी है, 1.8 ये रहा, ये मालूम हो जाएगा तो मसला ख़त्म हो जाएगा। डिग्री मालूम है, बेस मालूम है, बेस इज़ 50। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ 30 डिग्री, दिस इज़ बेस, व्हाट वी नीड टू नो इज़ परपेंडिकुलर। तो कौन से रेशो को यूज़ करेंगे, साइन कॉस या टैन, बस यही आपसे पूछना चाह रहे हैं। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप ही निकल सकता है, तो टार्ट पर बैठ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे ही निकलेगा। टेंजेंट थीटा, टेन 30 की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, 0.577, 0.577 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 50 बेस। इसको इधर ले जाइए, तो 50 इंटू 0.577 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। कैलकुलेटर के बगैर करना है ये, तो इस सूरत में आपको इसको हाथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तरीका है भी कि 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 50 कर दें तो भी सही हो जाता है, डिवाइड बाई 2 कर दें, मतलब 50 से मल्टीप्लाई करने के बजाय। खैर, तो हम इसको 577
को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 0 0 7 5 35 7 35 38 25 27 28। तो दिस इज 0 5 8 8 2 और 3 डेसिमल प्लेस पे लगा दिया हमने। तो this becomes 28.850 plus 1.8। तो ये हो गया 0 5 8 8 16 10 3। तो is the answer somewhere around 30.65? Question number, which is a question number 15 जी। बुक में तो आंसर इन्होंने 31 दिया हुआ है, जबकि हमने और एक्यूरेट आंसर मालूम कर लिया। फरमा रहे थे कि गिव यू आंसर टू अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, तो हमने तो बहुत एक्यूरेटली बता दिया 30.650। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इज द लास्ट क्वेश्चन। लेट्स कंप्लीट दिस टू फिनिश द एक्सरसाइज। इन दिस डायग्राम अ सर्कल एट सेंटर ऑफ O passes through A, B and C। A, B and C एक ट्रायंगल बन रहा है। ओके, AC is the diameter of the circle, okay, and the line TAS is the tangent at A। ठीक है, टच कर रहा है खाली ये सर्कल को TAS, A के मकाम पर। एंगल ACB is 34 डिग्री, ACB is 34 डिग्री। तो TA is 3 सेंटीमीटर। TA कहाँ है? TA is 3 सेंटीमीटर, ओके, and TC is 5 सेंटीमीटर। TC is 5 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड एंगल BAC। BAC ये मालूम करना है, अभी कर देते हैं। और कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो AO या OC या पूरा मालूम करके उससे भी मालूम हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करके। ओके, सो लेट्स फाइंड दीज आउट। देखिए, सबसे पहले तो आप परपेंडिकुलर निकाल लें बेस और हाइपोटेन्यूज की मदद से। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर है। p स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये है 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो 25 में से 9 माइनस करें 16 बचता है, तो p बचेगा 4। तो ये तो आ गया 4 और इसका रेडियस आ जाएगा 2। 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। एक तो ये मसला हल हो गया। अब यहाँ आप देखिए, वी नो दैट एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये बात याद है आपको? देखिए, अब ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री कंबाइन होकर ना बड़ी पावरफुल बन रही है। We know that the angle on a semicircle is always 90 degree. When this is 90 degree, this becomes a right angle और trigonometric ratios हमारे चल पड़ेंगे। तो जिसकी वजह से हम एंगल BAC मालूम कर सकते हैं। वो ऐसे कि हमें मालूम है कि ये 4 है और हमें मालूम है कि ये कितनी है, वेट। अच्छा, इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, ये तो ट्राइंगल का सीधा सीधा फार्मूला हो गया। 90 30 120 124 को 180 से माइनस कर दें, 156 गालिबन 56 डिग्री आ गया। तो वैसे ही आ गया सीधा सीधा। ठीक है जी। सो इसमें तो सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना पड़ा, ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत नहीं पड़ी। यूँ हमारा पूरा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। होपफुली आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत आसान लगी होगी ये वाली एक्सरसाइज। सो विल मीट इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करें। अपना तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।